हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी। आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रोफिकेशन टॉपिक के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड काउजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस, स्टेप्स यानी कि यूट्रोफिकेशन कॉज होने का प्रोसेस क्या होता है और यूट्रोफिकेशन से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं और यूट्रोफिकेशन को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए हम जानते हैं कि यूट्रोफिकेशन के क्या स्टेप्स हैं। इसमें पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन यानी संचय होना, उसका जमा होना। तो इसमें क्या होता है, इन न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन फास्फोरस का अमाउंट रिच होता है। ये सबसे अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि एल्गल ब्लूम का मुख्य कंपोनेंट होते हैं। इनकी वजह से एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है। स्टार्टिंग में किसी भी वाटर रिसोर्स का जो वाटर होता है वो क्लीन होता है, उसमें न्यूट्रिएंट का पुअर अमाउंट होता है। इस समय के स्टेट को ओलिगोट्रॉफिक स्टेट कहते हैं। इसके बाद लैंडस्लाइड, रेन या फ्लूइड, ये सब नेचुरल रीजन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण डिफरेंट सोर्स से जो न्यूट्रिएंट्स है वो वेस्ट के साथ इस वाटर रिसोर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे इसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाता है। यूट्रोफिकेशन का सेकंड स्टेप है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, जब वाटर रिसोर्स में न्यूट्रिएंट का अमाउंट हाई हो जाता है तो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर अदर प्लांट्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है, ऊपर का सरफेस ब्लॉक हो जाता है और सन रेज जो होता है वो नीचे बॉटम तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे नीचे के जो एनिमल्स जो होते हैं, वाटर एनिमल्स या अदर प्लांट्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। और उनका बॉडी जब डिक्रीज़ होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स भी वाटर में शामिल हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। यूट्रोफिकेशन के इस स्टेट को मीज़ोट्रॉफिक स्टेट कहते हैं। यह न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट स्टेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का अमाउंट एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है वाटर रिसोर्स में, जिससे उसमें जो प्रेजेंट नाइट्रोजन फास्फोरस होता है उसके कारण एल्गी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसे ही एल्गल ब्लूम कहा जाता है। मीज़ोट्रॉफिक स्टेट में जो थोड़ी बहुत सनरेज की अमाउंट बॉटम के प्लांट तक पहुंच भी सकती थी, लेकिन जो यूट्रॉफिक स्टेज होता है, एल्गल ब्लूम के फॉर्मेशन के कारण इसमें क्या होता है, सन रेज एकदम ब्लॉक हो जाता है, बॉटम के प्लांट किल हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण अदर एनिमल भी किल हो जाते हैं और उनके जो बॉडी होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए उसमें बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमाउंट हाई हो जाता है। ऐसा कंडीशन हो जाता है हाइपोक्सिया का कि उसमें कोई भी वाटर एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता। इस स्टेज को ही कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इस प्रकार यूट्रोफिकेशन प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं। पहला ओलिगोट्रॉफिक स्टेज, जिसमें वाटर क्लीन रहता है, न्यूट्रिएंट के कम अमाउंट पाया जाता है। सेकंड है मीज़ोट्रॉफिक स्टेट, इसमें न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट यानी न्यूट्रिएंट का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। और थर्ड है यूट्रॉफिक स्टेज, इसमें न्यूट्रिएंट एकदम हाई अमाउंट में होता है, पूरा सरफेस एल्गल ब्लूम से ब्लॉक हो जाता है, जिसमें कोई भी वाटर एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे
इफ़ेक्ट या प्रॉब्लम्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम जानेंगे कि यूट्रोफिकेशन से कौन कौन से प्रॉब्लम सामने आते हैं। इसमें क्या होता है, पहला इंक्रीज्ड बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो वाटर के सरफेस में तैरते रहते हैं, ऐसे प्लांट्स। नॉर्मली एल्गल ब्लूम, इसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एल्गल ब्लूम के कारण साइनोबैक्टीरिया के टॉक्सिक स्ट्रेन का भी डेवलपमेंट हो सकता है, जो क्या करता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करता है। एल्गल ब्लूम्स के कारण वाटर की क्लैरिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी वाटर गंदा हो जाता है और वाटर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जो कुछ प्लांक्टोन्स होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार के होते हैं कि कुछ में से बैड स्मेल आती है, बदबू आती है, जो इकोसिस्टम में बुरा प्रभाव डालती है। सेकंड इफ़ेक्ट है ऑक्सीजन डिप्लेक्शन। एल्गन ब्लूम के कारण जो वाटर के जो बॉटम में जो प्लांट्स है उन तक सनलाइट नहीं जाता है, जिससे क्या होता है, वो किल हो जाते हैं, वो अपना फूड प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, किल हो जाते हैं। और जिसके हम जानते हैं कि प्लांट के रेस्पिरेशन द्वारा ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब वो किल हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। इससे इस प्रकार जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और अदर जो एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स, वो ऑक्सीजन की कमी से किल हो जाते हैं। थर्ड है डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। जब बहुत सारे एनिमल किल हो जाएंगे तो एनिमल्स के कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो दुर्लभ होती हैं, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फोर्थ है टॉक्सिसिटी। कुछ जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, वो टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो फूड चेन को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचा देता है। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अगर किल हो जाते हैं इन टॉक्सिक कंपाउंड के चलते, तो क्या होता है, उसको अदर एनिमल का फूड चेन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसे इसके चलते और भी नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये टॉक्सिक एलिमेंट्स अगर वाटर एनिमल के अंदर पहुंच चुका है और उस वाटर एनिमल्स को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, तो ह्यूमन के लाइफ के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है सेल्फिश पॉइजनिंग। जैसे कि जब सेल्फिश उस वाटर में रहेगा जिसमें ये टॉक्सिक कंपाउंड है, तो वह टॉक्सिक उस सेल्फिश के अंदर चल गया और जब ह्यूमंस ने उन सेल्फिश को कंज्यूम किया तो ये टॉक्सिन उनके अंदर भी चल जाएगा, जिससे उनके जीवन को भी खतरा रहेगा। फिफ्थ है वाटर पॉल्यूशन। एल्गल ब्लूम के फॉर्मेशन से वाटर की क्लैरिटी यानी शुद्धता तो डिक्रीज़ होती है, उसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी बढ़ता है। ये पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। अगर इसको कोई भी कंज्यूम करेगा उसके बॉडी पे बहुत सारे डिसीज़ का होने का खतरा रहता है। अब हम यूट्रोफिकेशन के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि यूट्रोफिकेशन के कॉज होने से कैसे रोका जा सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम जानते हैं कि एल्गल ब्लूम के जो प्रोड्यूस होने का, उसके ग्रोथ होने का मेन इंग्रेडिएंट्स या फिर कंपोनेंट फॉस्फोरस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉस्फोरस को अगर वाटर रिसोर्स से हटा दिया जाए तो एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारे फॉस्फोरस रिमूवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पेरीफाइटोन्स। ये क्या करते हैं,
नेचुरली फास्फोरस को रिमूव करते हैं किसी भी वाटर बॉडी से। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, फास्फोरस को अपटेक करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक, अपने न्यूट्रिएंट्स के रूप में। अब इस जब ये कंज्यूम कर लिए हैं तो उसे फिर हम फिल्टरिंग द्वारा उस वाटर बॉडी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फाइटो रिमेडिएशन मेथड हैं जिनका यूज़ करके हम टॉक्सिसिटी को रिमूव कर सकते हैं वाटर से। एक्वाटिक मैक्रोफाइट्स जैसे कि इकोर्निया, क्रेसिप्स या फिर साल्विनिया ऑरिकुलेटा, ये मैक्रोफाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो कंपाउंड है उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं। इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम डकवीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। डकवीड्स स्मॉल वाटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रीनरी के रूप में चारों तरफ फैल जाते हैं उसके वाटर के सरफेस पर। ये क्या करते हैं, श्रिम्प फार्म जब होता है, श्रिम्प की खेती करते हैं तो उस समय जो वेस्ट सामान रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है एफ्लुएंट, उसका रिमूवल करता है। ये हाई अमाउंट में अमोनिया का रिमूवल करता है किसी भी वाटर बॉडी से। यूट्रोफिकेशन का सेकंड सॉल्यूशन है रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है जो एल्गल ब्लूम के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जिससे एल्गल एल्गल ब्लूम जो होता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। अब हमें ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जिसमें इसकी मात्रा कम हो। इसके जगह पर हम सल्फ़र और पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम सॉइल का पहले टेस्टिंग कर सकते हैं कि उसमें कितने अमाउंट में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, तो उसके बेस पर ही हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, जिससे हम एक्सेसिव या एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता था एक्सेस अमाउंट में उसे कम कर सकते हैं, जिससे सॉइल में फास्फोरस और नाइट्रोजन का मात्रा कम हो। इसके अलावा दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो स्लोली फास्फोरस का अमाउंट सॉइल में जाए, जिससे जिससे यील्ड भी ज़्यादा मिले हमें। तो इस प्रकार से हम फास्फोरस का अमाउंट कम कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करके यूट्रोफिकेशन कंडीशन से बच सकते हैं। थर्ड है पब्लिक अवेयरनेस। में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन को रोकने के लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके चलते जो यूट्रिफिकेशन है वो कॉज हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट का पहले ट्रीटमेंट करके, वेस्ट ट्रीटमेंट करके फिर उसको जब हम वाटर बॉडी में रिलीज़ करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट के अमाउंट जो होते हैं उसमें कम हो जाएंगे, जिससे कि यूट्रोफिकेशन का खतरा कम रहेगा। इसके अलावा जो जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं उसमें जो कोई घूमने जाते हैं, जैसे कि समुद्र किनारे जो बीच वगैरह, ओशन बीच, वहाँ पे जाते हैं पब्लिक, वहाँ पे जो वेस्ट है मटेरियल उसको फेंक देते हैं। फूड जो कंज्यूम करने के लिए ले जाते हैं उसके फूड के रैपर सब वेस्ट फेंक देते हैं। कई कई बार फूड मटेरियल्स भी फेंक देते हैं वाटर में, जिससे वाटर में न्यूट्रेंट का अमाउंट बढ़ जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, न्यूट्रेंट बढ़ जाएगा, जिससे यूट्रोफिकेशन का खतरा रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे जगह पे वेस्ट को ना फेंकें। आज 30% वाटर बॉडी जो है, वाटर रिसोर्स है, उसमें यूट्रोफिकेशन का खतरा बढ़ गया है। इसलिए हमें ही अवेयरनेस की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस रहेगी तो यूट्रोफिकेशन जैसे समस्याओं को रोका जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मुझसे और कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें।